बच्चों एमके जैसी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर एमके जैन। आज हम उपसंयोजक यौगिक के जो चैप्टर अपना है उसका हम एक पॉइंट ले रहे हैं सीएफटी, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि उपसंयोजक यौगिकों में कैसे केंद्रीय धातु धनायन और लिगेंड के बीच बंध बनते हैं, अगर उनको समझाना हो तो हमें एक तो वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, जो हमने एक अलग वीडियो आपको दिया है, और एक है सीएफटी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उसको आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सीएफटी क्या है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जैसा हमने संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था वीबीटी, वो सहसंयोजक बंध पर आधारित था, लेकिन ये पूरी तरह से आयनिक बंध पर आधारित है, जिसको बोलते हैं हम स्थिर विद्युतकी। क्योंकि किसी भी प्लस और माइनस के बीच में आयनिक यौगिक बनता है ना, Na+Cl-, तो प्लस और माइनस के बीच में जो आकर्षण का बल होता है उसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, ये आयनिक बंध स्थिर विद्युतकी सिद्धांत पर आधारित है, जो केंद्रीय धातु धनायन और लिगेंड के बीच जो बंध बनता है उसको आयनिक सिद्धांत से समझाता है। तो पहला पॉइंट हमारा हुआ, इस सीएफटी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का आधार, और वो आधार है अपना आयनिक बंध या विद्युत स्थिर विद्युतकी या आयनिक बंध। इस सिद्धांत में क्या करते हैं, इस सिद्धांत द्वारा धातु आयन के डी कक्षकों पर लिगेंडों के विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझाते हैं। मतलब इस सिद्धांत में हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो उपसंयोजक बंध बनता है लिगेंड और केंद्रीय धातु धनायन के बीच, उसमें ये जो केंद्रीय धातु धनायन के डी कक्षक हैं, ये लिगेंडों की उपस्थिति में उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे बंध बनाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो इस बात पर आधारित हो गया कि सिद्धांत क्या है, और वो सिद्धांत कौन सा हो गया बच्चों, आयनिक सिद्धांत या स्थिर विद्युतकी। अब इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। तो संकुल यौगिक में जो है दो भाग है, दो पार्ट है। एक जो भाग है वो है केंद्रीय धातु धनायन, और दूसरा जो भाग है वो है आपका लिगेंड। तो संकुल यौगिक में लिगेंड को हम ऋणायनिक बिंदु मानते हैं, ठीक है, ऋणायनिक बिंदु आवेश। क्योंकि अगर आपको आयनिक सिद्धांत से समझाना है तो दो पॉइंट चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। तो लिगेंड इसमें क्या हो गया, ऋणायनिक, और केंद्रीय धातु धनायन आपका क्या हो गया, बोलिए, धनायनिक। तो संकुल यौगिकों में लिगेंड को ऋणायनिक बिंदु आवेश माना जाता है, जिसका ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला भाग केंद्रीय धातु धनायन की ओर रहता है। क्लियर। तो जो आपका लिगेंड है उसका ऋणात्मक भाग किसकी तरफ रहेगा, केंद्रीय धातु धनायन डी कक्षकों की तरफ। केंद्रीय धातु धनायन को धनात्मक भाग माना जाता है। वो दोनों के बीच, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों के बीच का जो आकर्षण बल होगा उसको बोलेंगे स्थिर विद्युत आकर्षण बल। एक बार फिर देख लें, ये एक उपसंयोजक यौगिक लिखा हुआ है, ये आपका धनावेशित बिंदु आवेश है केंद्रीय धातु धनायन, ये आपका ऋणावेशित बिंदु आवेश है लिगेंड, और इन दोनों के बीच कौन सा है, स्थिर विद्युत आकर्षण। इसीलिए इस सिद्धांत का सीएफटी का जो आधार था वो स्थिर विद्युतकी या आयनिक बंध है। ठीक है, अब हम देखते हैं होता क्या है, कैसे करना है। तो ध्यान दीजिए, लिगेंडों के विद्युत क्षेत्र, ठीक है, के कारण लिगेंड एक नेगेटिव पार्ट है। तो फिर आप समझ लीजिए लिगेंड का नेगेटिव पार्ट किसकी तरफ होगा, बोलिए, केंद्रीय धातु धनायन की तरफ। तो लिगेंड के विद्युत क्षेत्र के कारण केंद्रीय धातु धनायन के डी कक्षक, अब डी कितने, केंद्रीय धातु धनायन में डी कक्षक कितने, 5 होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², DZ²।
तो ये जो लिगेंड जब केंद्रीय धातु धनायन के पास में आएंगे तो dxy dyz ये जो आपके d कक्षक हैं ये दो भागों में बढ़ जाते हैं और इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्लियर? तो जब लिगेंड केंद्रीय धातु धनायन के पास में आएगा, जब लिगेंड केंद्रीय धातु धनायन के पास में आएगा तो ये जो इसके समभ्रंश कक्षक है, समभ्रंश का मतलब है जिनकी ऊर्जा समान है, dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, अभी इसके पास लिगेंड नहीं आया है, इसलिए ये जो डी कक्षक के केंद्रीय धातु धनायन के ये अभी क्या है बच्चों? समभ्रंश है। समभ्रंश कक्षकों का मतलब है जिनकी ऊर्जा एक समान। अब यहाँ देखिए, जब लिगेंड का नेगेटिव पार्ट इसके पास आएगा तो ये दो भागों में बढ़ जाएंगे, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। जैसे ये दो भागों में बढ़ गया, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये ऊपर की तरफ चले गए जिनकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई, और ये dxy dy dzx नीचे की तरफ आ गए, इनकी ऊर्जा कम हो गई। ये जो है इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो आपने इस पॉइंट से क्या सीखा? लिगेंड केंद्रीय धातु धनायन के पास में आया, ये पहले समभ्रंश थे, लेकिन जैसे ही लिगेंड का नेगेटिव क्षेत्र आया, ऋणात्मक क्षेत्र आया, ये दो भागों में टूट गए। क्लियर? अब ये जो भाग ये दो हैं, दो कक्षक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और ये dxy dyz और dzx ये नीचे की तरफ आ गए, इनको बोलते हैं ईजी। ईजी का मतलब होता है दो कक्षक इवनली जनरेट जिनकी ऊर्जा समान है, और T2G को बोलते हैं ट्रिपली डिजनरेट, ये तीन हैं और तीनों की ऊर्जा एक समान है, इसको T2G और इसको ईजी। अभी और इसको समझते हैं कि क्यों बोला है। अब है विपाटन की सीमा। जो विपाटन हुआ, ये देखिए ये आपका विपाटन हुआ है, पर ये जो विपाटन हुआ है वो किस किस पर निर्भर करेगा? तो ये विपाटन निर्भर करता है कि लिगेंड आपने जो लिया है वो कैसा है, प्रबल है या दुर्बल है, और उनकी संख्या कितनी है, उसके आधार पर केंद्रीय धातु धनायन के जो और साथ में ये भी ले सकते हैं केंद्रीय धातु धनायन पर आवेश कितना है, उस पर निर्भर करता है। तो ये जो विपाटन हो रहा है, दो भागों में टूट रहा है, ये किस किस पे डिपेंड करेगा? आपने लिगेंड कैसा लिया है, प्रबल लिया है या दुर्बल लिया है, लिगेंडों की संख्या कितनी है, और केंद्रीय धातु धनायन पर आवेश कितना, उसके आधार पर ये टूटेगा। अब देखिए, केंद्रीय धातु धनायन के डी कक्षकों का विपाटन द्वारा संकुलों के चुंबकीय गुणों को समझाया जा सकता है। आपको चुंबकीय गुण अगर समझाने हैं कि दिया हुआ संकुल आपके अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, तो फिर आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ना ही पड़ेगा, और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो विपाटन को पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे, ये समभ्रंश कक्षक है, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये समभ्रंश है, इनकी ऊर्जा समान है। तो dxy dyz dzx ये तीन की ऊर्जा एक समान है, dx स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर की ऊर्जा दो की एक समान है। कब? जब लिगेंड इनके पास आएंगे तब ये टूटेंगे। बाकी इन सब की ऊर्जा जब लिगेंड नहीं होता है तो इन सब की, चाहे dxy हो dyz हो dzx है, वे सभी कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इन पांचों की ऊर्जा एक समान है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? समभ्रंश। कब? जब तक लिगेंड नहीं है। और एक और मजेदार बात है यहाँ पर जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, डी कक्षक दो प्रकार के होते हैं। कैसे? ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये तो पाए जाते हैं अक्षों पर, देखिए ये अक्ष पर लग रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अक्षीय कक्षक। लेकिन dxy dyz dz ये x और y के, x और z के बीच में, देखिए अक्षों के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इन तीन है इसलिए इनको T2G बोलेंगे, ये दो है इसलिए इनको बोलेंगे इवनली डिजनरेट या EG बोलेंगे। तो इस सेट ये अक्षों पर पाया जाएगा, इस सेट को हम EG बोलेंगे, और ये अक्षों के बीच पाया जाएगा, तीन हैं इसलिए इनको बोलेंगे हम T2G।
तो एक बात आपने सीखी है कि डी कक्षक के अंदर 5 कक्षक है, डी उपकोष में 5 कक्षक है, डी एक्स वाई, डी वाई जे, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन सब की ऊर्जा एक समान है, इसलिए इनको समभ्रंश कहते हैं। लेकिन ये दो प्रकार के इनके चित्रों के हिसाब से आप देखेंगे तो होते हैं पोजीशन के स्थिति के आधार पर। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर अक्षों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको अक्षीय कक्षक बोलते हैं और ईजी से बताते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जे, डी जे 3 है, ये अक्षों के बीच मिलते हैं, इसलिए इनको T2G बोलते हैं। ठीक है। और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की जब बात करेंगे तो लिगेंड जब संक्रमण धातु के पास आएंगे तो उनके बीच क्या होगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। अब एक करके देखते हैं कि इसको समझने के लिए, CFT को समझने के लिए हमको कितने स्टेप को काम में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं संक्रमण धातु के डी कक्षकों व लिगेंड के बीच अंतर क्रिया, क्योंकि जो उपसंयोजक बंध बनना है वो तो केंद्रीय धातु धनायन और लिगेंड के बीच में ही बनना है। तो होता क्या है, देखिए ये लिगेंड केंद्रीय धातु धनायन के पास में आते हैं। अब आप खुद सोचिए, लिगेंड पहले अक्षों के संपर्क में आएगा या पहले अक्षों के बीच के संपर्क में आएगा? तो आप कहेंगे अक्षों के बीच वाले जो कक्षक है डी एक्स वाई, डी वाई जे, डी जेड, वो तो अंदर है, लेकिन अक्ष पर कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये अक्षों पर है। तो लिगेंड पहले अक्ष वाले से टकराएगा, वहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और उसके बाद में अक्षों के बीच वालों से टकराएगा तो वहाँ प्रतिकर्षण कम होगा, ऊर्जा घट जाएगी। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर अक्षीय कक्षक सबसे पहले लिगेंड के संपर्क में आते हैं और पास में होते हैं। उसके बाद में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड अक्षों के बीच पाए जाते हैं, वह लिगेंड से दूर होते हैं। क्लियर? कुछ कुछ आकृतियों में उल्टा होता है। कुछ आकृतियों में उल्टा कहने से मतलब है कि ये जो हैं आपके अक्षीय वाले, ये लिगेंड के पास होते हैं, और ये जो हैं वो लिगेंड के दूर होते हैं। वो डिपेंड करेगा आकृति के ऊपर। हालांकि अष्टफल की ये आकृति और उपसंयोजक संख्या 6 होती है, उसमें तो यही सही है कि ये जो हैं वो पहले लिगेंड के पास में होंगे। जब इनके साथ लिगेंड आएगा तो रिपल्सन प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, इनकी ऊर्जा कम होगी, क्योंकि ये लिगेंड से दूर होते हैं। ठीक है। स्टेप 1। स्टेप 2, डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन व लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। यही हम कह रहे हैं, जब लिगेंड पास में आएगा उससे डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है और वे दो भागों में बढ़ जाते हैं। हमने यही कहा है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। वे डी कक्षक जो लिगेंड के पास होते हैं उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, और वे डी कक्षक जो लिगेंड से दूर होते हैं वो निम्न में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ प्रतिकर्षण कम होता है। इन कक्षकों के बीच के अंतर को बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो लिगेंड जब केंद्रीय धातु धनायन के पास में आएगा तो जो डी कक्षक है वो दो भागों में बढ़ जाएंगे। एक की ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। जब अष्टफल की आकृति है, कुछ कुछ आकृतियों में उल्टा भी होगा, और दूसरे की ऊर्जा कम हो जाएगी। उन दोनों के बीच जो गैप है उसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर इसको करके देखते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जे, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये समभ्रंश कक्षक है। इनकी ऊर्जा एक समान है। कब? जब ये अकेला पड़ा हुआ है, केंद्रीय धातु धनायन किसी के साथ बंध नहीं बनाया है। लेकिन जैसे ही लिगेंड पास में आएगा तो इनकी ऊर्जा कुछ बढ़ जाएगी और ये लिगेंड के साथ में बंध बनाएंगे। क्लियर? और उनका विपाटन होगा। तो डी एक्स वाई, डी वाई जे, डी जेड एक्स की ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि ये लिगेंड से दूर होते हैं, तो प्रतिकर्षण कम होगा, इसको T2G बोलते हैं। इनके दोनों के केंद्र को बेरी केंद्र बोलते हैं, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो अक्षों के ऊपर है वहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, उसको ईजी बोलेंगे, और इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और इन दोनों के बीच के ऊर्जा अंतर को हम डेल्टा नोट, इस नोट लगा सकते हैं हम,
जीरो मतलब नोट, CFSE क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए ईजी कक्षक समभ्रंश से समान रूप से समभ्रंश कक्षक या अक्षीय कक्षक ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और T2g वाला जो है ये अक्षों के बीच पाया जाता है, तो इनकी भी ऊर्जा एक समान होती है, इसको T2g बोलते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए क्योंकि यहीं से आगे हम बढ़ेंगे। तो एक तो ये आपका डी कक्षक है जिनकी ऊर्जा एक समान है, अभी बॉन्ड नहीं बनाए, dxy dyj dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। जैसे ही लिगेंड इसके पास में आएगा तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ऊर्जा बढ़ जाएगी तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर की ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। समान रूप से समभ्रंश कक्षक या अक्षीय कक्षक दो होंगे, इनकी ऊर्जा एक समान है, इसको ईजी बोलेंगे। और T2g 3 है इसलिए इसको ट्रिपली डिजनरेट, 3 की ऊर्जा एक समान है, T2g dxy dyj dzx, इनकी भी तीनों की ऊर्जा एक समान है, लेकिन ऊर्जा इनकी कम है, उनकी ज़्यादा है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर एक बार और बता देते हैं आपको केवल नॉलेज के, ये डी कक्षक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए अक्ष पर डंबल है इसलिए इनको अक्षीय बोलते हैं। एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये dz स्क्वायर अक्ष पर है इसलिए इनको अक्षीय बोलते हैं, लेकिन x और y के बीच में है तो इसको dxy बोलेंगे, y और z के बीच में तो इसको dyz बोलेंगे, और z और x के बीच में तो इसको dzx बोलेंगे। क्लियर? तो ये अक्षीय और अक्षों के बीच वाला कक्षक कौन कौन से आना चाहिए, इसलिए इन दोनों की ऊर्जा एक जैसी है, इन तीनों की ऊर्जा एक जैसी। कब? जब विपाटन होता है, और विपाटन पे इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये अक्ष पर है तो लिगेंड से पहले टकराते हैं और प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है और इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये तीनों अक्षों के बीच में है इसलिए लिगेंड इनके पास बाद में आता है तो प्रतिकर्षण कम होता है और ऊर्जा कम हो जाती है। अब हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अष्टफलकीय संकुल हेतु आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। देखिए ये डी कक्षक है, dxy dyj dzx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये अभी विलगित धातु आयन है, अकेला पड़ा हुआ है, कोई लिगेंड इसके पास में नहीं है, तो ये पांचों कक्षक की ऊर्जा एक समान होगी। अब लिगेंड यहां से आ रहा है, जब लिगेंड यहां से आ रहा है तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और विपाटन होगा, इस विपाटन के कारण ये दो भागों में बढ़ जाएगा, जिसकी ऊर्जा कम है क्योंकि न्यूनतम प्रतिकर्षण है, अक्षों के बीच में है, ज़्यादा स्थायी है, 3 है इसलिए T2g dxy dyj dzx, और दूसरा जो आपका था अक्षों वाला dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, कम स्थायी है, उच्च प्रतिकर्षण होता है, इसको ईजी से बताते हैं। और इन दोनों के बीच के जो अंदर ऊर्जा का अंतर है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, इसको डेल्टा नोट से हम बताते हैं, जीरो को नोट बोलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखी हुई है, प्लस 0.6 DQ माइनस 0.4 DQ, कई बार कैपिटल में ही बोली, DQ कुछ नहीं है, DQ इकाई है, जैसे सेंटीमीटर को लिखते हैं cm, बोलते हैं उसको सेंटीमीटर, उसी तरह से ये क्रिस्टल क्षेत्र की पैरामीटर की ये इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, ये जो ऊर्जा का अंतर हो रहा है उसकी इकाई है, और इसको DQ से बताते हैं, लेकिन DQ को कुछ और बोलते नहीं है, जैसे cm को तो आप सेंटीमीटर बोलते हैं, या DQ को कुछ बोलेंगे नहीं आप। ठीक है, ये D इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र से आएगा और Q जो है वो लिगेंड से रिलेटेड है। क्लियर? चार्ज आवेश से रिलेटेड है। तो प्लस 0.6 का मतलब है कि इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो गई है और ये इसके अस्थायीकरण की ऊर्जा है, और माइनस 0.4 का मतलब है कि इतनी ऊर्जा से स्थायी हो गया है, माइनस चिन्ह जो है वो स्थायीकरण को बता रहा है। और अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो प्लस 0.6 माइनस माइनस 0.4, प्लस 0.6 माइनस माइनस 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पर, अगर आप 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 DQ आ जाएगा। तो डेल्टा नोट बराबर 10 DQ,
तो 1 डी क्यू बराबर डेल्टा नोट बटा 10, डेल्टा नोट का 10वां हिस्सा जो होगा वो 1 डी क्यू के बराबर होगा। वापस डेल्टा नोट बराबर 10 डी क्यू, तो 1 डी क्यू बराबर डेल्टा नोट बटा 10, तो डेल्टा नोट का 1/10 जो हिस्सा होगा 1 डी क्यू होगा। ठीक है, तो Eg व T2G ऊर्जा के बीच अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और प्रैक्टिकली इसके अंदर है स्थायी अष्टफलकीय संकुल हेतु। क्लियर? कैसे? तो एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर डेल्टा नोट निकालना है तो डेल्टा नोट इज इक्वल टू T2G का कितना था, नीचे वाला आपको मालूम है -0.4। देखिए, तो आपने फॉर्मूले में क्या किया, यहाँ पर इसको साथ में ही रखते हैं हम, -0.4 हर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 Eg के इलेक्ट्रॉन, n उसका नंबर है कितने इलेक्ट्रॉन, इनटू DQ, ये तो DQ तो यूनिट है, इकाई है, प्लस P यहाँ पर ये युग्मन ऊर्जा जिसको मैं बताने वाला हूँ। जब Eg या T2G में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको युग्मन ऊर्जा कहते हैं। तो n T2G का मतलब है T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, n Eg का मतलब है Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, dq क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की इकाई है, और p को युग्मन ऊर्जा कहते हैं। जब T2G या Eg में हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूँ। देखिए, ये एक एग्जाम्पल लिया है, Na4FeCN6, और इसको CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से आपको ये बताना है कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास VBT वाली संयोजकता बंध सिद्धांत वाली सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। केंद्रीय धातु धनायन कौन है, आयरन, आयरन पर आवेश मतलब ऑक्सीकरण कितना है, +2, उप सह संयोजक संख्या कितनी है, 6, लिगेंड प्रबल है इसलिए आंतरिक संकुल बनाएगा, आंतरिक संकुल बनाएगा इसलिए अल्पचक्रण संकुल बनेगा, और ये प्रतिचुंबकीय और चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, और संकरण D2sp3 होगा। ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये जानकारी आपने संयोजकता बंध सिद्धांत से प्राप्त की, जो उस वीडियो में देखने पे आपको मालूम चली थी। अब आपके पास मालूम है कि ये D कक्षक आयरन का, या आयरन का D कक्षक, अभी ये विलगित है, अकेला पड़ा हुआ है, तो संभ्रंश है dxy dyz dzx dx² - y² dz, ये संभ्रंश है। और D में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 3d6 4s2, लेकिन +2 है तो आपने यहाँ 0 कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो हुंड के ने 1 2 3 4 5 6 हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब ये जो लिगेंड था आपका, ये लिगेंड क्या बताया था, प्रबल, ये प्रबल लिगेंड यहाँ पर आया। प्रबल लिगेंड की पावर बहुत ज़्यादा है, तो प्रबल लिगेंड ने इसका जब ये आएगा तो ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी और विपाटन ज़्यादा करेगा, क्योंकि लिगेंड की पावर बहुत ज़्यादा है इसलिए विपाटन ज़्यादा होगा। क्लियर? और ये 2 भाग में टूट जाएगा, एक कम ऊर्जा वाला T2G और दूसरा ज़्यादा ऊर्जा वाला Eg। ये dx² - y² dz², और ये dxy dyj dzx। ठीक है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा है, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जम करके नहीं जा सकते। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, लेकिन रसायन शास्त्री कहता है कि रसायन में वो प्रोसेस पहले होता है जहाँ ऊर्जा कम होती है। तो यहाँ पर युग्मन ऊर्जा, P का मतलब है युग्मन ऊर्जा, यहाँ युग्मन ऊर्जा कम है, अतः पहले युग्मन होगा, इसलिए 6 के 1 2 3 4 5 6। अब आप खुद देख लीजिए, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बोलेंगे ये प्रतिचुंबकीय, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अयुग्मित नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे और समझ में आ जाएगा। देखिए एक साथ फिर हम दोनों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए Na4FeF6 प्राथमिक संयोजकता +2 है ऑक्सीकरण अंक,
इसके विन्यास में 3d6 आएगा, उप संख्या 6। लेकिन आयरन के अंदर जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरो, ये दुर्बल लिगेंड है, तो संकरण sp3d2 दुर्बल है, इसलिए बाहरी संकुल बाहरी है, इसलिए उच्च चक्रण है, इसलिए अनुचुंबकीय। और इसका चुंबकीय आघूर्ण, ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसलिए 4.92। ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? संयोजकता बंध सिद्धांत से। लेकिन अब देखिए, अब आपको कहा है CFT से समझाओ, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से समझाओ। तो अब दुर्बल लिगेंड इसके पास में आ रहा है। जब दुर्बल लिगेंड इसके पास में आ रहा है तो उसकी पावर बहुत कम है। पहले तो इन पांचों की ऊर्जा एक जैसी, समभ्रंश dxy dyj dzx dx² y² dz, पांचों की ऊर्जा एक जैसा है। लेकिन जब ये वीक लिगेंड आएगा तो इसकी पावर बहुत कम है, तो देखिए विपाटन बहुत कम हुआ है। अगर आप पहले गए थे तो विपाटन ज़्यादा हुआ था, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, प्रबल था। इस बार लिगेंड दुर्बल है तो विपाटन क्या हुआ है? कम। वही T2G नीचे, Eg ऊपर। लेकिन इस बार युग्मन ऊर्जा इसकी बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि डेल्टा एक ज़्यादा है तो एक कम है, क्योंकि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बहुत कम है, ऊर्जा अंतर बहुत कम है, इसलिए पहले एक एक भरेगा। 1 6 है ना, ये देखिए इन 6 को भरना है आपको, तो 1 2 3 पहले एक एक भरेगा, 4 5, फिर छठा क्या हो जाएगा यहाँ पर? युग्मित। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं? अब इसमें आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये क्या होगा? अनुचुंबकीय। क्लियर? जबकि पहले वाला जो था इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित थे, इसलिए ये क्या हो गया? बोलो, प्रतिचुंबकीय। क्लियर? अब हम निकाल के देख लेते हैं इसका डेल्टा नोट। जैसे अगर मुझे Fe इसका डेल्टा नोट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा नोट इज इक्वल टू, इसके लिए ऊर्जा कितनी थी नीचे वाले की? -0.4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऊपर वाले के लिए 0.6 थी तो 0.6 इंटू 2 डेल्टा नोट। तो इसका ये पूरी वैल्यू, या DQ भी लिख सकते हैं, प्लस पेयरिंग एनर्जी। एक बार पेयर हुआ इसलिए हमने 1 लगा दिया, तो ये इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये -0.4 डेल्टा नोट प्लस 1p आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसका निकालना हो ऊपर वाले का, तो यहाँ देखिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, जबकि इसमें नहीं है इस एग्जाम्पल में। तो अगर ऐसा निकालना होगा तो डेल्टा नोट 0.4 इंटू 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 0.6 इंटू 0, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं था तो 0 हो जाएगा। तो ये -0.4 इंटू 6 -2.4 डेल्टा नोट प्लस 3 बार पेयरिंग हुई थी, देखिए, तो आपने यहाँ पर 3p कर दिया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कोई भी जो आपको एग्जाम्पल दिया होगा, उस एग्जाम्पल के लिए आप निकाल सकते हैं कि डेल्टा नोट कितना होगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सारा सिद्धांत था, जिससे आप उप सहसंयोजक यौगिकों में बंधों को आप समझा सकते हैं। और डी में 1 2 3 4 से लगा के 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे आप ये बता सकते हैं कि कौन सा अनुचुंबकीय और कौन सा प्रतिचुंबकीय है। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, फिर हम एक प्रॉब्लम वाला इसका वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले संक्रमण तत्वों के लिए हमने CFT से बताया है कि अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के वीडियो बच्चों मिलते जाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।